डेवलपमेंट कैसा है हमें वो ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। रीज़न हमारे बॉडी में, मतलब एनिमल्स की बॉडी में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो सेंट्रियोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो हमने सेंट्रियोल के जब स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे तब मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। ये एक सेंट्रियोल, एक सिंगल सेंट्रियोल मैंने आपके सामने बनाया है। और अगर ये डिप्लोजोम के फॉर्म में हो, सेंट्रोजोम के फॉर्म में हो, मतलब पैर में प्रेजेंट हो, तो ये इस तरीके से एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। इनके पीछे एस्टर रेज हो जाएंगी और जब ये स्प्लिट होंगे तो स्प्लिट होते टाइम पे एक सेंट्रियोल आपको एक एंड पे दिखेगा और दूसरा ये एक सेंट्रियोल एक एंड पे दिख रहा है विद इट्स ओन एस्ट्रल रेज। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करके एक सर्कल बनाऊंगी और उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसा रफली स्ट्रक्चर दिखा दूंगी। सो दिस वुड बी माई सेंट्रियोल। नाउ जब मैं सेल डिवीजन की प्रोसेस डिस्कस कर रही हूँ, हर बार हम डिप्लोजोम के फॉर्म में उसे नहीं बनाएंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ये लेकर चलेंगे बच्चों कि सेंट्रियोल हमेशा डिप्लोजोम के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। डुप्लीकेटेड है क्योंकि इस सेंट्रियोल को मैं ऑलरेडी डबल कर चुकी हूँ G1 G2 फेज में, राइट। अब यहाँ पर दो सेंट्रियोल्स बन चुके हैं और दोनों सेंट्रियोल्स माइग्रेट करेंगे ऑन द ऑपोजिट पोल्स। ये एग्जैक्ट सेंट्रियोल्स का फंक्शन है क्योंकि सेंट्रियोल्स में पीछे की तरफ कुछ एस्ट्रल रेज हैं और ये एस्ट्रल रेज और कुछ नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई एस्ट्रल रेज हैं। इट्स अ स्पेशल प्रोटीन, राइट। उस स्पेशल प्रोटीन से हमने एस्ट्रल रेज बनाई हुई हैं और यही एस्टर रेज अब हम यहाँ देखेंगे। तो सेंट्रियोल्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स और इसीलिए ताकि यहाँ पर हम एक पोल एस्टैब्लिश कर सकें और दोनों के बीच में थ्रेड एस्टैब्लिश कर सकें। तो देखिए एंड ऑफ द प्रोफेज क्या होगा, आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। ये मैंने सेंट्रियोल को अपोजिट पोल्स पे भेज दिया और उसके बाद एक सेंट्रियोल मुझे ऊपर दिखेगा और दूसरा सेंट्रियोल मुझे नीचे दिखाई देगा। फिर से याद दिला रही हूँ, ये सेंट्रोजोम के फॉर्म में ही है ना। मैंने उसे सिंप्लीफाई करके डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हमारा क्रोमोजोम बाइंड है, होल्ड है, ये दिस इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। हमने एक प्रोटीन की बात तो की थी जो कि हमारे क्रोमैटिन मटेरियल को बाइंड करके रख रहा था, राइट। इसे हमने कंडेंसिन प्रोटीन बोला था। वो उसे क्रोमोसोम्स को कंडेंस करके क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम का शेप दे रहा था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोटीन और है जो इन क्रोमैटिड्स को बाइंड करके रखने का काम करेगा। ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में चिपके हुए होंगे। दिस स्पेशल प्रोटीन इज नोन एज कोहेसिन प्रोटीन। ये दूसरा प्रोटीन है। आपने दो प्रोटीन्स पढ़े बेटा, ये एनसीईआरटी से बियॉन्ड बता रही हूँ मैं। एनसीईआरटी में सिर्फ कंडेंसेशन की प्रोसेस मेंशन है और प्रोटीन का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हम नीच के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन, एक कंडेंसिन है जो जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस करके थिक बना देगा और दूसरा कोहेसिन प्रोटीन है जो कि दोनों आर्म्स को होल्ड करके रखने का काम करेगा। क्योंकि क्रोमोसोम्स की आर्म्स स्प्लिटेड हैं, अभी हमें सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, तो इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को बाइंड करके रखने का काम कौन करेगा, कोहेसिन प्रोटीन, राइट। तो अब तक हमने क्या क्या चेंजेस पढ़ लिए, फिर से समराइज कर रही हूँ मैं। हमने क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस करके क्रोमोसोम का शेप दे दिया है, सेंट्रियोल्स को अपार्ट मूव करवाया है, दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं, दोनों के पीछे एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्पिंडल रेज भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में अब देखिएगा क्या चेंज आएगा। दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में कुछ स्पेशल थ्रेड्स बनेंगे जिन थ्रेड्स को हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। वही माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्पिंडल फाइबर्स, और इन माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्पिंडल फाइबर्स दोनों सेंट्रियोल के बीच में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, राइट। आप ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि ये पोल्स हैं, इन पोल्स के बीच में हमने थ्रेड डाल दिया है और इस थ्रेड से अब हमारा क्रोमोसोम कनेक्ट होने वाला है। गॉट द पॉइंट। ये क्रोमोसोम जब इन थ्रेड से कनेक्ट होने वाला है तो किस हिस्से से कनेक्ट होगा वो भी समझ लें। अगर सपोज ये मेरा एक क्रोमोसोम है, स्प्लिटेड आर्म्स हैं, दो क्रोमैटिड्स हैं, 4 आर्म्स हैं, राइट। यहाँ पे बनेगा काइनेटोकोर, इस हिस्से में काइनेटोकोर बनेगा। तो एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होंगे, 2,
कितनी आर्म्स दिख रही हैं आपको? 4। कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं? 2। कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं? 1। कैसे? ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, एक क्रोमोसोम में एक सिस्टर क्रोमैटिड, राइट? 1 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। टोटल कितने सिस्टर क्रोमैटिड? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। आर्म्स कितनी है? 4। कैसे 4? 1, 2, 3 एंड 4। क्रोमैटिड कितने? 2, 1 एंड 2, राइट? तो ये हमारा जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पोर्शन से जो सेंटर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा डेंस हो जाएगा ताकि वो दोनों आर्म्स को होल्ड करके रख सके और उन दोनों के पास में कुछ स्पेशल काइनेटोकोर्स बनना शुरू होंगे। ये काइनेटोकोर्स जो हमारी स्पिंडल फाइबर्स हैं या स्पिंडल रेस हैं, उन स्पिंडल रेस को होल्ड करके रखने के लिए मदद करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ये स्पिंडल रेज यहाँ से कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से। तो ये काइनेटोकोर इसीलिए प्रेजेंट है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास इसीलिए प्रेजेंट है ताकि ये स्पिंडल फाइबर्स को होल्ड करके रख सकें, राइट? तो यहाँ तक प्रोफेज के फीचर्स हमने डिस्कस किए, क्योंकि 2 जगह एस्ट्रल रेज आपको दिखाई दे रही हैं। एक ऊपर के पोल पे दिखाई दे रही है और एक नीचे के पोल पे एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। दोनों एस्ट्रल रेस के बीच में आपको स्पिंडल फाइबर्स मिलेंगे, इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को हम एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। एम्फीबियन मतलब जो 2 टाइप के हैबिटेट्स के लिए अडाप्टेड है, राइट? वैसे ही यहाँ पे हमने एम्फी टर्म यूज़ किया है। एम्फी एस्ट्रल का मतलब जहाँ पे 2 एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ये एनिमल्स के केस में होता है। प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल एब्सेंट होने से उनका जो प्रोसेस है दैट इज एनास्ट्रल। तो देखिए, प्लांट्स विल हैव एनास्ट्रल, एन मतलब हियर एब्सेंस, है ना? तो जहाँ पे एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगी उसे हम एनास्ट्रल बोलेंगे, ये प्लांट्स में मिलेगा आपको। जहाँ पे आपको एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा क्योंकि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं एम्फी एनास्ट्रल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। एज सच यहाँ पे कहीं ट्रिकी क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं है, तो you would easily attempt those questions. So no ester rays formation, centrioles are absent. क्यों नहीं ester rays बन रहे हैं? क्योंकि centrioles absent है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? ये एक कंपैरिजन है। अगर ये एनिमल सेल होगा तो एस्टर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि एनिमल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। ये देखिए सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पीछे ये जो आपको दिख रही है ये एस्ट्रल रेज है। लेकिन प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल नहीं होने से, देखिए देयर इज अ लैकिंग ऑफ सेंट्रियोल, सो देयर वुड बी नो एस्टर रे फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ अलग मैकेनिज्म होगा, वो हम आपको जब प्रोसेस हमारी आगे बढ़ेगी, मेटाफेज तक हम पहुँचेंगे, तब बताएंगे कि एस्टर रेज नहीं होने के बावजूद भी प्लांट्स बहुत अच्छे से क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कर पाते हैं, उनका अलाइनमेंट कर पाते हैं। वो कैसे? सो एस्ट्रल एंड एम्फी एनास्ट्रल, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्रोफेज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेज जो है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, जिसमें सेल के अंदर आपको कुछ मेजर डिविजन्स दिखाई देंगे, कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स का फॉर्म लेना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है। प्रोटीनीशियस मटेरियल्स या प्रोटीनीशियस कंपोनेंट्स दिखने लग गए हैं, इनकी भी बात हम कर चुके हैं, जैसे कंडेंसिन प्रोटीन है, कोहेजन प्रोटीन्स हैं। आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर रेस का फॉर्मेशन करेंगे, स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पिंडल रेस दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में ऑक्यूपाई होंगी। सो एस्टर रेस, स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन। प्रोफेज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी है कि हमें अंदर के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें डिसॉल्व करना है, राइट? इसका एक पर्पस है बच्चों। ये आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके क्रोमोसोम्स को मूव करना है तो मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। हम ऑलरेडी जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, उसे डिसइंटीग्रेट कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी डिसअपियर होना शुरू हो चुकी थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जाने के बाद भी आपके पास न्यूक्लियस के आसपास का जो स्पेस है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होंगे। तो स्पेशली जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है मेरे पास, जो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मुझे उन सेल ऑर्गेनल्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
तो क्यों ना मैं इन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को डिसइंटीग्रेट कर दूं फॉर अ वाइल, ओके। ये परमानेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे बाद में सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रोसेस और मे बी आफ्टर एनाफेज हमें इन सेल ऑर्गेनल्स को फिर से चाहिए। तो फिलहाल मैं सिर्फ इन्हें स्प्लिट कर दूंगी, डिसइंटीग्रेट कर दूंगी, ताकि मुझे ज़्यादा एरिया मिल जाए, राइट। जो ट्रांजिशन होना है उस ट्रांजिशन के लिए हमने एक अरेंजमेंट तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके कर लिया है। दूसरा अरेंजमेंट हम करने वाले हैं जो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशंस हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली, गोल्जी बॉडी, इन्हें हमें वहाँ से क्या करना है, डिसइंटीग्रेट। तो ER will start getting disintegrate in this process, right? गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लस ER स्पेसिफिकली, क्योंकि ये दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाते हैं हमारे सेल का। हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट है, उसमें ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलहाल जब सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका पूरा फोकस डिवीजन पे है, न कि ट्रांसपोर्टेशन पे। तो मुझे फिलहाल इनकी ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली है, और उल्टा ये हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में, तो हम इन्हें टेम्परेरली डिसइंटीग्रेट करके रखने वाले हैं, राइट। इसके अलावा हमने जो एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन किया था, उन एस्ट्रल रेस के फॉर्मेशन के लिए हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद चाहिए थी, तो हम उस ट्यूबुलिन प्रोटीन को एक्सेस में प्रोड्यूस कर चुके थे और अब उसे हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर द मूवमेंट ऑफ एस्टर रेस, ये भी अरेंजमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद सीधा मेरा सेल ट्रांजिट करेगा मेटाफेज में, और मेटाफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पेसिफिकली अलाइन होने वाला है, उसके लिए मुझे पूरी तैयारी करना है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो काइनेटोकोर्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं आपके क्रोमोसोम्स के सेंट्रियोल के पास में। बेटा ये इतना दूर नहीं होता है, ये मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको दिखाने के लिए दूर बनाया है, बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि जो सेंट्रोमियर होता है, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बिल्कुल नज़दीक में होते हैं काइनेटोकोर, और आइदर साइड होंगे, ये सेंट्रोमियर है, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर देयर विल बी अ काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर स्पिंडल रेस से अभी जुड़ना बाकी है। प्रोफेज में सिर्फ काइनेटोकोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स ने एस्टर रेस के मूवमेंट को इनिशिएट कर दिया है। जो इंटरनल कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जैसे ER गोल्जी, उन्हें हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया है। एंड लास्टली जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन की प्रोसेस है, क्या आप जब सेल डिवीजन कर रहे हैं तो प्रोटीन फॉर्मेशन भी करेंगे? एज आई सेड कि जिस समय सेल डिवीजन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है उस टाइम पे वो और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब वो कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज भी नहीं करने वाला है। और अगर आपका सेल कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाला है तो क्या मुझे न्यूक्लियोलस की ज़रूरत है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। प्रोफेज का एंड मार्क किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखने लगी है तो आप मान लीजिए कि प्रोफेज ख़त्म हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आपको स्प्लिटेड दिखाई दे रही है, मतलब मान लीजिए कि प्रोफेज शुरू हो गया है। जैसे जैसे प्रोफेज प्रोसीड करेगा, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल कंप्लीटली गेट डिसॉल्व्ड, राइट। न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर, आपको दिखेंगे ही नहीं। ER गोल्जी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, क्लियरली विजिबल होंगे ही नहीं। क्रोमोसोम, हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो किसका फॉर्म ले चुका है? क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम रफली आपको दिखाई देंगे, प्रॉपर शेप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 100% कॉन्डेंसेशन अभी भी नहीं हुआ है, राइट। सो दीज वर द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार आपके सेल ने प्रोफेज क्रॉस कर दिया तो नाउ योर सेल इज कम्प्लीटली रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इक्वली, राइट। इस जेनेटिक मटेरियल को हमें अब मेटाफेज में डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी करना है। तो देखिए, मेटाफेज के कुछ इवेंट्स हमें याद रखना है। सेंट्रियोल्स अभी आपको अपोजिट पोल्स पे दिखाई देंगे, ये अपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल्स हैं, उनके पीछे एस्ट्रल रेस हैं, बीच में स्पिंडल फाइबर्स हैं।
स्पिंडल फाइबर्स अब काइनेटोकोर से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि क्रोमोसोम्स को सेंटर पे अलाइन करने में मदद करेंगे। ये मेरा क्रोमोसोम, ये उसके 4 आर्म्स, इन 4 आर्म्स के क्रोमोसोम से काइनेटोकोर कनेक्ट हो गया। इसका एक डिटेल डायग्राम मैं आपको और शेयर कर रही हूँ। फॉर सपोज दिस इज माई क्रोमोसोम, ये स्प्लिटेड आर्म्स हैं, बीच में सेंट्रोमियर है, और एस्ट्रल रेस के बनने के पहले यहाँ पे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे आएंगी स्पिंडल रेज। ये अरेंजमेंट जो हमने डायग्राम में बनाया है, ये डिटेल वर्जन में आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है, राइट। तो काइनेटोकोर ऑन आइदर साइड। अब ये स्पिंडल रेज आपको बीच में इन क्रोमोसोम्स को अलाइन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कोई आपको बाइफिकेशन नहीं दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ का हिस्सा अलग और नीचे की तरफ का हिस्सा अलग और दोनों के बीच में एक लाइन, लेकिन क्रोमोसोम इतने कंडेंस हो चुके हैं, इतने कंडेंस हो चुके हैं कि उनका शेप एक तो बहुत क्लियरली विजिबल है, राइट। मतलब अब तक हम जिस क्रोमोसोम को ड्रॉ कर रहे थे, हम समझने के लिए ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब आपको बकायदा क्रोमोसोम ऐसा ही दिखाई देने वाला है। सो इट इज़ डेंसली और इट इज़ हाईली कंडेंस्ड। अब क्रोमोसोम कैसा हो गया है? हाईली कंडेंस्ड शेप का हो चुका है। और हाईली कंडेंस्ड शेप का क्रोमोसोम मतलब जिसका शेप जो है वो क्लियरली विजिबल है। तो शेप इज़ क्लियरली विजिबल, और शेप विजिबल होने के कारण आप किसी भी तरीके की क्रोमोसोमल स्टडी इस फेज़ में परफॉर्म करिए। ये नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन और इवन स्कूल एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच फेज़ इज़ द बेस्ट फेज़ फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो हम जब मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स बेस्ट दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। प्रॉपर आप जो शेप ड्रॉ कर रहे हैं यही शेप आपको दिखाई देगा। वन सिस्टर क्रोमैटिड पेयर ऑफ वन सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर होगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, काइनेटोकोर्स होंगे, स्पिंडल फाइबर्स होंगे, एंड दिस स्पेसिफिक शेप्ड क्रोमोसोम विल बी विजिबल। आपको सेंट्रोमियर की पोजिशन भी दिखाई देगी। द टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो हमने पहले बात की थी, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स के टाइप, राइट, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, ये जो 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे वो सब आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट फेज। तो अगर आप कैरियोटाइप करना चाहते हैं, एडियोग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप इसी फेज पे फोकस करें। बीच में एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट which will align all the chromosomes at the equator। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स की जो प्लॉइडी लेवल है मेरे पास वो 2n4c कंडीशन है ना। प्लॉइडी हमें ध्यान रखनी है, कौन सी स्टेज में, फेज में कौन सा प्लॉइडी लेवल है। सो इट इज़ 2n4c स्टेज। क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, centrioles exactly on the opposite poles, astral rays clearly visible, spindle fibers will hold the chromosome from the kinetochore position, 2 kinetochores will be visible, chromatids will be visible, proper shape of the chromosome is visible and chromosomes are highly condensed now। ये हमारे मेटाफेज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी है। जैसे ही प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना शुरू होगी, आपका सेल तुरंत एंटर कर जाएगा किसमें? मेटाफेज में। तो मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपेयर हो जाने के बाद शुरू हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है, राइट। मेटाफेज के ये कुछ पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका होता है या ख़त्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसइंटीग्रेशन है कंप्लीट हो चुका होता है, कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो चुका है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एनसीईआरटी का टर्म है बेटा ये। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो आपको मॉर्फोलॉजी टर्म मिलेगा। मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को क्लियरली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नंबर भी काउंट कर सकते हैं आप, राइट। कई बार कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर प्लस माइनस हो जाता है ना, किसी में एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो गया, एक में कम हो गया। सो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियरली विजिबल ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से विजिबल हैं। क्रोमैटिड्स आपको क्लियरली विजिबल दिखेंगे, होल्ड फ्रॉम द सेंट्रोमियर, देयर वुड बी अ काइनेटोकोर एंड देयर वुड बी स्पिंडल रेस। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो कि मेटाफेज में आपको विजिबल होगा।
सी दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमने अभी ड्रॉ किया था, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। स्पिंडल रेज और एस्ट्रल रेज कहाँ होती हैं वो अच्छे से मार्क करके रखिए दिमाग में, ध्यान रखिए उस चीज़ को कि कब आप उसे स्पिंडल रेज बोलेंगे और कब आप उसे एस्ट्रल रेज बोलेंगे, राइट। अब अगर माइटोसिस में एक बार आपके जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स हैं, मेटाफेज में जो काइनेटोकोर्स हैं वो काइनेटोकोर्स क्रोमोसोम्स को पोजीशन दे चुके हैं, या आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, तो अब इन क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये मेटाफेजिक प्लेट हो गई मेरे पास, मतलब सेंटर में क्रोमोसोम्स आ गए, और अब इन क्रोमोसोम्स को हमें मूव करवाना है बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल रेज, राइट। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि टिबुलिन प्रोटीन के बने हुए, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है कि ये टिबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे प्लस एस्ट्रल रेज के मूवमेंट में सेंट्रियोल के साथ, और स्पिंडल फाइबर्स के मूवमेंट में क्रोमोसोम्स के साथ, दोनों में कौन मदद करेंगे, स्पेशल प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज टिबुलिन प्रोटीन। तो देखिए ये क्रोमोसोम का सेंटर, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड अटैच्ड काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहीं से इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास से शुरू हो रही हैं हमारी स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल रेज और स्पिंडल फाइबर्स वॉट एवर यू से दोनों सही हैं। डिटेल वर्जन आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, वन वुड बी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दैट वे। ये जो आपको स्ट्रक्चर विजिबल है ये स्पेसिफिकली मेटाफेज का नहीं है, ये एनाफेज है जो हम अब बात करेंगे। हम माइटोसिस के 2 फेजेस डिस्कस कर चुके हैं, प्रोफेज और मेटाफेज। अब हम थर्ड फेज की तरफ चल रहे हैं विच इज़ एनाफेज। तो एनाफेज में स्पेसिफिकली ये अरेंजमेंट दिखेगा, मेटाफेज में आपको अरेंजमेंट ये दिखाई दिया था, मतलब क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन थे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू, ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्पिंडल फाइबर्स किसी भी क्रोमोसोम में कहाँ पे अटैच होंगे, तो सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आई विल शो यू क्वेश्चन अगेन। काइनेटोकोर वाला जो रीजन है जो सेंट्रोमियर के पास में है, वहाँ पे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम टर्म भी हमारे पास और काइनेटोकोर टर्म, मतलब ये ऑप्शन भी है। जब दोनों ऑप्शन हो ना बच्चों, तो आप काइनेटोकोर को ही चूज़ करेंगे। अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं होता तो सेंट्रोमियर के पास से फिर वो ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको देते कि नियर सेंट्रोमियर मतलब काइनेटोकोर ही हो गया है। तो अगर स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट का साइट पूछें तो यू विल रिमेंबर दैट इट इज काइनेटोकोर विच इज प्रेजेंट नियर द सेंट्रोमियर। So these were the features which we already talked about. So मेटाफेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, all the chromosomes in the center. अब बात आती है एनाफेज की। एनाफेज जहाँ पे मेरे क्रोमोसोम्स का जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज़ 4n 4c, देखिएगा ज़रा यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। अब तक आप 2n 4c लिख रहे थे, अब आप 4n 4c लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स को हमने बाकायदा यहाँ पे स्प्लिट किया है, बाइफकेट किया है। तो एनाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर से अब मूव करते हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट फेज, ये हमारे लिए शॉर्टेस्ट फेज़ है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली फेज़ है। और इस फेज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स इक्वेटर से दूर जाना शुरू होंगे। सो क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट, क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। देखिए हाँ, अभी तक कंडेंसन प्रोटीन्स ने दोनों क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखा था, ये मेरा क्रोमोसोम था, और यहाँ पे जो कंडेंसन प्रोटीन था उसने इन दोनों आर्म्स को होल्ड करके रखा हुआ था। अभी मैं यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन यूज़ करने वाली हूँ जो इस कंडेंसन प्रोटीन को डिसॉल्व करने वाला है। तो इट इज़ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज APC। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके कारण कोहेजन प्रोटीन, यहाँ से कोहेजन प्रोटीन विल स्टार्ट गेटिंग डिसॉल्व, रिमूव होना शुरू हो जाएगा
डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के कारण जो कोहेजन प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा और इसके कारण आपका जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से ऐसा स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। ये सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल जो बीच की पोजीशन है वहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स का डीपॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का टर्म है बेटा ये, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स का डीपॉलीमराइजेशन होने से क्रोमोसोम्स जो है वो मूव करना शुरू होते हैं अपोजिट पोल में। क्रोमोसोम विल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स। क्योंकि हमें अब क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इन्हें दोनों को भेजना शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये क्रोमोसोम तब तक नहीं मूव करेंगे जब तक वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का रोल नहीं आएगा। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन भी इनके मूवमेंट में मदद करेगा, राइट। तो जब तक ट्यूबुलिन प्रोटीन मूव नहीं करना शुरू करेगा तब तक क्रोमोसोम्स मूव नहीं करेंगे। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट याद ही रखना है। अब ये जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, क्या होता है बेटा देखिएगा, जब आपने मेटाफेज किया तो मेटाफेज में स्पिंडल रेज ने क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे ला दिया, राइट। अब ये मेटाफेज के जो स्पिंडल रेज हैं ये कंडेंस होंगी, ये पीछे की तरफ खींचेंगी। जब ये पीछे खींचेंगी तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स कनेक्टेड थे, ये क्रोमोसोम्स ऐसे सेपरेट हो गए। अब दोनों आर्म्स एक दूसरे से मूव अपार्ट होंगी। इनके आर्म्स फेस ईच अदर करेंगे, आई मीन बोथ द आर्म्स विल फेस ईच अदर, एंड जो सेंट्रियोल है इट विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, राइट। तो दोनों क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, तो बढ़ गया ना क्रोमोसोम का नंबर। भाई पहले आपके क्रोमोसोम्स कैसे थे, सेंट्रोमियर से कनेक्टेड थे। अभी सेंट्रोमियर से जैसे आपने उसको डिटैच किया, सेपरेट किया, तो ये दोनों आर्म सेपरेट हो गए। नाउ दिस वुड बी वन क्रोमोसोम एंड दिस वुड बी अनदर क्रोमोसोम। तो इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो गया, डबल। आर यू गेटिंग? मतलब हमने उसे क्या करा था, 4n 4c। यही रीज़न था कि हमने 4n 4c लिखा, जबकि अभी तक हम 2n 4c लिखते आ रहे थे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर इसीलिए 4n 4c हुआ है। ये प्लॉइडी लेवल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल आएगा, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को डीपॉलीमराइज करने के, मतलब स्पिंडल फाइबर के डीपॉलीमराइज होने के बाद ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स को खींचने में मदद करेगा। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स पोल्स पे अटैच्ड हैं वो सेंट्रियोल्स इन्हें अपनी तरफ पुल करने का काम करेंगे। तो ये रहे सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे कुछ इस तरीके से। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया। क्रोमोसोम्स की आर्म एक दूसरे को फेस कर रही हैं, जबकि उनका सेंट्रोमियर जो है वो पोल्स को फेस कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आपको जो स्ट्रक्चर विजिबल होगा वो ऐसा विजिबल होगा, राइट। मतलब सेंट्रोमियर of each is facing towards pole while arms face each other। ये important है, ये आपको ध्यान रखना है, while arms face each other। और इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स का क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। तो एनाफेज क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऊपर नीचे भेज रहा है, एंड फाइनली दोनों क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स को मिल जाएंगे इन अ कंप्लीट सेट, राइट। क्योंकि हमने डबल किया था, और डबल इसीलिए किया था ताकि दोनों को हम उनका हिस्सा दे सकें। तो अब वो देने की बारी है। पहले हमने उन्हें मेटाफेज पे अलाइन कर दिया, सब मेटाफेज पे इकट्ठे आ गए, और अब हम इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक अपर सेल में और एक लोअर सेल में, राइट। तो एनाफेज में डीपॉलीमराइजेशन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स से मेरा मतलब है स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स को हमने डीपॉलीमराइज किया, खींचा ऊपर की तरफ, तो जो बीच की आर्म थी वो स्प्लिट हो गई। मतलब जो क्रोमोसोम मेरे पास ऐसा था वो अब स्प्लिट हो गया तो इट वुड अपीयर लाइक दिस,
राइट लेकिन हर क्रोमोसोम ऐसा नहीं दिखेगा बेटा। हमने सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स पढ़े हैं। रिमेंबर, अगर मेटाफेज का क्रोमोसोम है, देखिएगा एक बार, ये अगर मेटाफेज का क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर पे है, तो जब आप इसे स्प्लिट करेंगे तो इक्वल आर्म्स आएंगी और इट विल गिव यू अ वी शेप, राइट। ये आपको एग्जैक्टली वी शेप का दिखाई देगा क्योंकि आपने जब बीच में से उसे तोड़ा तो दोनों आर्म्स खिंच गई, पीछे की तरफ खींची, क्योंकि सेंट्रियोल से बंधे हुए कौन है, थ्रेड्स। वो थ्रेड्स खींचेंगे तो आर्म्स लूज हो जाएंगी और आर्म्स एक दूसरे को फेस करेंगी, तो शेप कैसा आएगा, इट वुड बी अ वी शेप, राइट। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम मेरा, ये दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, नॉट मेटाफेज, दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मतलब जहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर एक आर्म की तरफ ज़्यादा हो और दूसरे आर्म की तरफ कम हो, तो देखिए जब ये स्प्लिट होगा तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई देगा, वन आर्म इज़ बिगर एंड अनदर इज़ स्मॉलर। ये आपको एल शेप दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ अ रफली एल शेप। थोड़ा सा इसको बड़ा बना के हम ऐसा देख लेते हैं। सो दिस इज़ एन एल शेप क्रोमोसोम। ये जब एनाफेज में एंटर करेगा, स्प्लिट होने के बाद ये आपको एल फॉर्म बना के देगा। लेकिन अगर ये दिस इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो अगर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हुआ तो ऐसा शेप दिखने वाला है आपको एनाफेज में। अगर ये बहुत छोटी आर्म है और बहुत बड़ी आर्म है, इस फॉर्म में है, तो डेफिनेटली आपको जो शेप दिखाई देगा वो कुछ ऐसा विच वुड बी अ जे शेप। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक, राइट। एंड लास्टली, अगर सिर्फ सेंट्रोमियर टॉप पोजीशन पे है और एक ही आर्म दिखाई दे रही है, तो आपको क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, आई शेप, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आई शेप क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के शेप आपको एनाफेज में दिखाई देंगे क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होकर मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल। राइट, ये पूरा एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है ना। एनर्जी के बिना ये प्रोसेस होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई होगा। और आपको इवन क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ इंटरजोनल फाइबर्स भी दिखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। कहाँ होंगे, ये जो बीच के फाइबर्स हैं ये इंटरजोनल है। जब आपके क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करेंगे तो दे विल शो सम इंटरजोनल फाइबर्स। ये पीछे वाले तो स्पिंडल हुए, ये तो स्पिंडल फाइबर के ही फॉर्म में रहेंगे, और जो बीच में है, जो दोनों क्रोमैटिड्स के बीच में आपको दिख रहा है, दैट वुड बी इंटरजोनल फाइबर्स। ये अब आपको दिखाई देना शुरू होंगे। तो एनाफेज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, दैट इट विल शो यू इंटरजोनल फाइबर्स, राइट। तो सेंट्रोमियर अपोजिट टुवर्ड्स इक्वेटर, शेप क्रोमोसोम का स्टडी कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड से बेटा बेस्ट फेज मेटाफेज ही है। एनाफेज इज़ नॉट द बेस्ट फेज, रिमेंबर दैट, ओके, क्योंकि आपका क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुका है। हाँ, लेकिन जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे स्प्लिटिंग यहीं पे आपको दिखाई देगी, इसके अलावा आपको स्प्लिटिंग कहीं नहीं दिखाई देगी। तो देखिए, मेटाफेजिक प्लेट से क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, ये ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ, इस तरीके से एनाफेज कंप्लीट होता है। लास्टली हमारा सेल एंटर करता है टेलोफेज में। टेलोफेज में जैसे ही क्रोमोसोम एंटर करेगा, ये प्रोफेज के अपोजिट स्टेजेस दिखाना शुरू करेगा। तो ये रहा मेरा सेल, क्रोमैटिन मटेरियल फिर से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ टेलोफेज आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी, और हमारे पास 2 सेल्स डेवलप हो जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल जो आपने एनाफेज में तोड़कर पीछे की तरफ खींचा था, वो जेनेटिक मटेरियल अब दोनों पोल्स पे पहुंच चुका है, और उन दोनों पोल्स पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन, मतलब देखिए एक ऊपर और एक नीचे की तरफ फॉर्मेशन शुरू हो गया है। क्रोमैटिन मटेरियल फिर से कंडेंसेशन शो कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ रीअपियर हो गया। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियोलस रीअपियर। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को ब्रेक किया था, डिसइंटीग्रेट किया था, तो ER एंड गोल्जी ऑल्सो गेट फॉर्म्ड, गोल्जी गेट फॉर्म्ड। ER गोल्जी का फॉर्मेशन शुरू हो गया है ना। फर्दर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम अब किसका फॉर्म लेना शुरू कर चुके हैं, क्रोमैटिन का फॉर्म लेना शुरू हो चुका है ना। तो ये अल्टीमेटली पूरा रिवर्सल है, प्रोफेज का पूरा रिवर्सल। अब हर सेल के पास आपको यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे और दोनों न्यूक्लियस ग्रेजुअली पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और अब आपका सेल बीच में से स्प्लिट होकर साइटोकिनेसिस की प्रोसेस शुरू कर देगा। सो दीज आर द 2 मेम्ब्रेन्स। अब अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर जो प्रोसेस है वो सेंटर से स्प्लिटिंग की होती है। आई शो यू हाउ इट हैपन्स। इनिशियली तो अगर प्लांट सेल है तो इट विल बी अ डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन अगर एनिमल सेल है, वेयर इज द डायग्राम, हमारे डायग्राम पे आते हैं हम वापस से। देखिए ये डायग्राम हमारा, इस डायग्राम में यहाँ से एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये एनिमल सेल की बात कर रही हूँ मैं। एनिमल सेल्स में एक डीपनिंग शुरू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन में और धीरे धीरे ये इतनी डीप होती जाती है कि फाइनली एक दूसरे को टच कर देगी ऐसे। ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के पास अपना न्यूक्लियस है, दोनों के पास अपना क्रोमैटिन मटेरियल है। नाउ बोथ द सेल्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। रीज़न, आपने सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कर दी हैं। आपने उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से दे दी बच्चों, न्यूक्लियोलस आपने दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जो हमने पहले ब्रेक किए थे वो वापस से आपने दे दिए। तो इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, राइट। टेलोफेज इज एग्जैक्टली द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। आप अब तक प्रोफेज में जो करते आए थे, जितनी भी चीज़ें आपने निगेट की थी, वो सारी चीज़ों को हमने फिर से रीअपियर कर दिया, रीफॉर्म कर दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ टेलोफेज। तो टेलोफेज प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में अलग तरीके से होना शुरू होगी। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगा, क्रोमैटिन फिर से बनना शुरू हो जाएगा और क्रोमैटिन का थ्रेड या धागा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस स्टार्ट रीअपियरिंग, दोनों बनना शुरू हो जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन से बेटा ये वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, आपको एक एक शब्द याद रखना है, राइट। इसलिए हम एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट उठा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द मार्क ऑफ टेलोफेज, राइट। अब टेलोफेज के बाद सेल एंटर करेगा साइटोकिनेसिस की प्रोसेस में, मतलब साइटोप्लाज्म के स्प्लिटिंग में। मैंने न्यूक्लियस को तो स्प्लिट कर दिया, मतलब जेनेटिक मटेरियल तो मैंने हाफ हाफ कर दिया है दोनों सेल्स के लिए। अब मुझे सेलुलर अपैरेटस को भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनल्स, राइट, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये पूरी मशीनरी मुझे दोनों सेल्स को हैंड ओवर करनी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट साइटोकिनेसिस। ओके, हम साइटोकिनेसिस की प्रोसेस के बारे में अब बात करेंगे, जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों में अलग तरह से होती है, राइट। क्योंकि प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल नहीं था तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से हुआ, वहाँ पे सेंट्रियोल्स पोल्स पे अपोजिट फेस पे नहीं थे। लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पोल्स पे प्रेजेंट होने के कारण जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेंटर से ईजिली अटैच हो गए, राइट। तो इसलिए प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों में ही सेल का टूटना या साइटोप्लाज्म का स्प्लिट होना एक अलग तरीके से होगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूं तो प्लांट सेल्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एनिमल सेल्स में सेल फरो बनता है, मतलब सेल बीच में से एक्टिन फिलामेंट्स की मदद से स्प्लिट होता है। देखिए ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन आप देखेंगे प्लांट्स में होता है, विच इज़ ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट स्पेशली प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दो की मदद से। इसमें गोल्जी बॉडी भी इन्वॉल्व है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होगा, जबकि हमारा जो एनिमल सेल है वो क्लीवेज से फॉर्म होता है, मतलब आपके सेल में इस तरीके से एक फरो डेवलप होगा। ये फरो धीरे धीरे डीप होता जाएगा और दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे।
सो देयर वुड बी मेजर डिफरेंस। हम इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन या कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का फॉर्मेशन स्पेसिफिकली देखेंगे। प्लांट सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स थ्रू आउट द प्रोसेस परसिस्ट करते हैं, मतलब अगर ये प्लांट सेल के अंदर डिवीजन है, ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइंड है, तो डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख जाएंगे, सेंट्रियोल्स यहाँ पे अटैच नहीं दिखेंगे इस तरीके से, राइट। तो ये स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स हमने देखा है कि ये एनाफेज के आसपास स्पिंडल फाइबर्स कंडेंस होकर पीछे पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर्स भी दिखाई देने लगेंगे और क्रोमोसोम्स भी जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। तो ये दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर जो इंटर डिजिटेड कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ये आपका सेल है, सपोज दिस इज़ योर प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की स्पेशलिटी है कि प्लांट सेल्स के अंदर जब एनाफेज होगी तो यहाँ पर आपका क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो स्प्लिट होकर पीछे की तरफ जाना शुरू कर चुका है। ऐसे कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो पीछे जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के जो सब्सटेंसेस हैं, जो फ्रैगमेंट्स हैं, वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। मतलब ये सबसे पहले इकट्ठे हुए सेंटर में और फिर ये धीरे 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 कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ये सब्सटेंसेस मूव करना शुरू करेंगे और इसीलिए यहाँ पे इस पूरे असेंबली को हमने बोला फ्रैग्मोप्लास्ट। वी कॉल दिस एज फ्रैग्मोप्लास्ट। और ये फ्रैग्मोप्लास्ट कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट पीसेस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड इंटरजोनल फाइबर्स। इन सभी का कॉम्बिनेशन है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर भी बीच में से लेकर सब्सटेंसेस सेंटर की तरफ पेरीफेरी की तरफ जाना शुरू होंगे, बट ये मटेरियल्स डिपॉजिट सबसे पहले सेंटर में होंगे थ्रू वेसाइकल्स। थ्रू वेसाइकल्स। ये वेसाइकल्स हमें गोल्जी बॉडी से मिले हैं। गोल्जी बॉडी ने अपने अंदर के जो वेसाइकल्स हैं उनमें प्रोटीन्स को फिल करके हमारे सेल्स को दिया है और वो सेल्स के सेंटर पे आके इकट्ठे हो गए। नाउ दे आर डिलीवरिंग देयर सब्सटेंसेस हियर। क्योंकि अब हमें क्या करना है, सेल फरो बनाना है। तो सेल फरो बनाते टाइम पे यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है और वो प्रोटीन्स कौन देगा, हमारा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी अपने अंदर के प्रोटीन्स को वेसाइकल्स में फिल करके उन्हें मिडिल में, सेल के बीच में डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पे भी बीच में डिपॉजिट हुआ है, लेकिन सेंटर से टुवर्ड्स पेरीफेरी ये डिपॉजिशन फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट वुड बी द मेजर डिफरेंस। तो ये जो असेंबली यहाँ पे टेम्पररी बनेगी, ये असेंबली है सेल प्लेट। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो गया और सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ टुवर्ड्स पेरीफेरी जाना शुरू होगी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ है, राइट। started from center and then started moving away from the center towards membrane, right। जबकि एनिमल सेल्स का केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनिमल सेल में बाहर से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ डिप्रेस होना शुरू होगी। डिप्रेस होते होते ये किसी एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जाएगी और वही पॉइंट वो होगा जहाँ से वो स्प्लिट हो जाना है, टूट जाना है। तो एनिमल सेल्स के अंदर ये पर्टिकुलर इवेंट नहीं होता क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से इस तरीके से डिप्रेस होना शुरू होती है। सो दैट इवेंट इज लैकिंग इन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर देखिए ये सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करेगा, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रीपिटली ग्रो करता है। मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ सब्सटेंसेस ज़रूर सेंटर में डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिप्रेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जबकि यहाँ पे इट इज़ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। देखिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर,
है ना। टैंजेंशियली चीज़ें जब मूव करती हैं किसी गोल चीज़ के आसपास, जैसे व्हील है, राइट, किसी व्हीकल का पहिया है या व्हील है, उस व्हील से चीज़ें सेंट्रीफ्यूगली मूव करती हैं, मतलब टैंजेंशियली बाहर की तरफ फिकाने लगेंगी। ये प्रोसेस जो है जिसमें सेंटर से बाहर की तरफ कोई भी चीज़ जाती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट एंड दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज पेक्टेट ई, राइट। यहाँ प्लांट साइटोकिनेसिस में सेल मेम्ब्रेन, वेसाइकल्स और गोल्जी अपैरेटस, फिर से याद दिला दूँ, ये गोल्जी अपैरेटस है आपका, इसके अंदर ये वेसाइकल्स हैं, यहाँ पे प्रोटीन फिल होगा, पिंच ऑफ होकर वेसाइकल्स के फॉर्म में ये डिस्पैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये किस में दिखेगी आपको, प्लांट्स के साइटोकिनेसिस में। जबकि यहाँ पर हमें कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ सिर्फ गोल्जी बॉडी काम में नहीं आने वाला, यहाँ पे ER भी काम में आएगा। तो याद रखेंगे कि एनिमल साइटोकिनेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जबकि प्लांट साइटोकिनेसिस में ओनली गोल्जी बॉडी विल डू, राइट। सो हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, साइटोकिनेसिस जब प्लांट सेल्स में होगी तो ये प्लेट बनाने का काम सबसे पहला करेगी, और प्लेट बनाने के बाद ये प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। प्लेट बनाने के बाद यहाँ पर दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश होगा। याद करें जब आपने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था, रिमेंबर प्लाज्मोडेस्माटा क्या था, दो सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनाया हुआ एक ब्रिज, एक कनेक्शन, जिससे चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं, इजंट इट। तो प्लाज्मोडेस्माटा कैल्शियम मैग्नीशियम मिडिल लेमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बन गया, और फिर जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो डेस्मोटिब्यूल से बन गया। तो यहाँ पर दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ desmotubule, right, which is the extension of endoplasmic reticulum. If you remember, endoplasmic reticulum एक सेल का दूसरे सेल के contact में आता है, and that is what is referred as desmotubule, and this is the place where a connection, a bridge is formed which is called as plasmodesmata, right. सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर अगर कुछ बनता है तो वो मिडिल लेमेला बनता है, दो सेल्स के बीच का कनेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन बनेगी। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है जो कि एनिमल सेल्स में कम्प्लीटली एब्सेंट है, और जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्या, कि हमारे प्लांट सेल्स के अंदर मिडिल लेमेला पहले बनता है, विच इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, and it is made up of calcium and magnesium pectate, right। उसके बाद अंदर की तरफ फिर बनेगी प्राइमरी सेल वॉल, और उसके अंदर भी बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑर्डर क्या रहेगा, अगर अंदर से मैं बाहर जाऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला, बाहर से अंदर की तरफ आऊं तो मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आपका प्लांट चाहे तो सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल भी बना सकता है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चों की टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन तो बहुत रेयर केसेस में होता है, हम कुछ ही प्लांट्स के अंदर टर्शरी सेल वॉल देखते हैं, मैक्सिमम तो हम सेकेंडरी तक ही कन्फाइंड है, राइट। तो देख लीजिए एक बार, ये प्लांट सेल्स के ये दोनों सेल स्प्लिट हो गए हैं, ये यहाँ पे सेल प्लेट बन गई, दोनों सेल सेपरेट हो गए। अब यहाँ फॉर्मेशन हो गया सेल वॉल का, दोनों डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। दोनों डॉटर सेल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दूँ, है ना, रिमेंबर इधर की सेल वॉल को या मिडिल लेमेला को अगर आप डिसॉल्व कर देंगे तो दोनों का साइटोप्लाज्म एक्सचेंज में आ जाएगा, और दोनों का साइटोप्लाज्म जहाँ एक्सचेंज में आएगा वो होगा हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। फिलहाल इस डायग्राम में वो शोड नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया है कि प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन कैसे होगा। सो दिस इज़ हाउ बोथ द डॉटर सेल्स विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एनिमल सेल का केस है। प्लांट सेल्स का केस इससे डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस होने के टाइम पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, इसे एक्टिन फाइबर्स जो होते हैं,
एक्टिन प्रोटीन्स पढ़े ना हमने, एक्टिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ खींचते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो जाता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि अंदर की तरफ एक फरो बनता है, एक डिप्रेसिव एलिमेंट बनता है, और वो फरो धीरे धीरे डीप होता जाता है। देखिए ये बहुत फर्दर डीप होता जाएगा और अल्टीमेटली ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दे विल बी विजिबल लाइक दिस। ये एनिमल्स का साइटोकिनेसिस है। प्लांट का अलग होता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट बनती है विच इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। एनिमल सेल्स के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता, इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, मेटाफेजिक प्लेट बनती है एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, एंड फाइनली सेल फरो होकर सेल्स जो हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं या साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद पूरी सेलुलर मशीनरी दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो आउटकम क्या आ गया बेटा, ये एक सेल से दूसरा सेल, वेट अ मिनट, एक सेल से दूसरा सेल, और दोनों सेल्स के पास अपने अपने साइटोप्लाज्म के साथ साथ, साइटोप्लाज्म है मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं, और अपने अपने सेल ऑर्गेनल्स की मदद से वो प्रोसेस कर सकते हैं, प्लस दोनों के पास अपने अपने क्या है, न्यूक्लियस। तो अब मेरा सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकता है। अब दोनों सेल्स को सर्वाइव होने में कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों के पास मशीनरी भी है विच इज़ सेलुलर अपैरेटस, प्लस न्यूक्लियस भी है विच इज़ जेनेटिक मटेरियल। सो नाउ बोथ द सेल्स विल सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन विच इज़ मियोसिस, जो कि ग्रोथ के लिए नहीं होता, राइट। अब तक जो हमने बात की वो ग्रोथ करने वाले सेल्स किस तरीके से डिवीजन करते हैं विच इज़ बेसिकली माइटोसिस, हमने उसकी बात की है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मियोसिस करेंगे विच इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ गैमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स, राइट।